बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब के एजाज़ में आज जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से एक ज़ोहराना दिया गया, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़ानदान में छोटे मोटे इख्तलाफात होते रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज हुकूमत पर एक मरतबा फिर तनकीद की और कहते हैं कि माशी तरक्की के झूठे दावे हुकूमत अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। इस समय दिन भर जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज फवाद चौधरी साहब के एजाज़ में जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से एक ज़ोहराना दिया गया, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है। और इतने अरसे से जो तमाम तर मामला चल रहे थे और इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी, क्या वो तमाम तर बातें झूठी थी? देखिए, एक तो जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल है और ये पूरे रीजन में अचानक जो ट्रूस हुआ है या सीज़ फायर हुआ है या जंग बंदी हुई है या समझौता हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उसके पस मंज़र में एक और बड़ा आप समझें कि खेल जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन मैं उससे पहले ये ज़रा जो आपने बात अभी की है कि ये इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का मामला, देखें इसको मैं थोड़ा कुछ समझ नहीं पाया, ये क्या है मामला पूरा। और चूंकि एक कानूनी नुक्ता है तो मैंने कहा शाखावत साहब को ज़रा उनको हम ले लेते हैं टेलीफोन लाइन पे। शाखावत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाखावत साहब, मैं ज़रा मुख्तसर तौर पे आपसे पूछना चाह रहा था, मैं इसमें कुछ थोड़ा सा उलझ गया हूँ, रहनुमाई फरमाइएगा। शुगर का एक बहरान पैदा हुआ था और इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पिछले साल एक शुगर कमीशन कायम किया था और उस शुगर कमीशन में जो है वो वाजिद दिया साहब जो FIA के सरबराह हैं वो उसको हेड कर रहे थे और बाकी उसमें अदारों के IB के और SCCP के और FBR के, और मैंने भी उसकी लिस्ट देखी, उसमें IB भी है गालिबन, उसमें ISI भी, सारे जो है वो एक कमीशन बना था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? अगर जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा जी। और उसके बाद उस कमीशन ने एक इंक्वायरी की थी, उस इंक्वायरी की फिर रिपोर्ट पेश हुई थी, फिर वो रिपोर्ट जो है उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया और वो अमल दरामद के नतीजे में FIRएं कट गई और ये सारा ऐसे ही हुआ ना। जहांगीर तरीन साहब अदालत पे जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब ये तो चल रहा है मामला, अब इसमें इस कमीशन के ऊपर जो है हमारे इंतहाई मोहतरम जाती दोस्त, आपके भी होंगे, मेरे तो बहुत अच्छे हैं, अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर जो हैं, वो ऊपर है, आ गए हैं। तो वो इस कमीशन, अगर कमीशन कहता है कि ये ऐसे होना है, तो अली जफर साहब उसमें फिर क्या करेंगे? मतलब मैं इसको कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ चीज को, या शायद मैं समझा जी डॉक्टर साहब, मैं मेरा ख्याल है थोड़ी सी इस पे अपनी नकेस राय आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे अभी आपने फरमाया कि एक स्कैंडल आया और मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक जुडिशियल कमीशन बनाया जिसमें बहुत सारे इदारे जो थे वो मौजूद थे, वाजिद दिया साहब उसकी सरबराही कर रहे थे। ठीक है। ये जो इस तरह के कमीशन या इंक्वायरी कमेटीज या इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये एक असेसमेंट करते हैं कि खराबी कहाँ थी और उसके वो रिकमेंडेशंस देते हैं और उनकी रिकमेंडेशन की रोशनी में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वो जो इसमें जो लोग मुलव्वस पाए गए, जिसमें एक जहांगीर तरीन साहब भी थे, उनके खिलाफ FIR जो है वो कटने का ऐलान हुआ और वो FIR कट गई। और अभी आपने देखा है कि जहांगीर तरीन साहब भी और इसके अलावा और भी कुछ लोग। अच्छा, FIR एक तो मनी लॉन्ड्रिंग कटी है, एक मनी लॉन्ड्रिंग की है, और कौन सी FIR है? मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने FIR देखी है उसमें 2 दफे लगी हुई हैं। एक दफा जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की है। अच्छा। अमानत में खयानत। अमानत में खयानत का जो एक बुनियादी इंग्रेडिएंट ये होता है कि मैं अगर एक इदारे का सरबराह हूँ और मैं अपने एक मुलाजिम को कहता हूँ कि आपको मैं ये रकम मुख्तस कर रहा हूँ एक खास मकसद के लिए, आपने वो चीज खरीदनी है हमारे लिए। अच्छा। और वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपने लिए, अपने फायदे के लिए कोई चीज खरीद ले, और वो उसको आप कह सकते हैं कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अच्छा, एक FIR वो हो गई। ठीक है। अब इसमें मेरी समझ में ये नहीं आती कि इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो दफा लगाई हुई है वो किस खाते में है और वो क्यों इस FIR में है। दूसरी दफा जो इसमें लगी हुई है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की है। उसमें उन्होंने FIR में एक अमाउंट मेंशन की हुई है कि जो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है उनकी तरफ से एक कंपनी को
फॉरेन में जो है वो रिमिटेंस हुई, वो चली गई, ठीक है। वो लेकिन वो शायद कह रहे हैं कि बैंकों के थ्रू है, नहीं एक कुछ सट्टे वाला भी तो है। बताऊं कि देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो बुनियादी माखज़ है वो ये है कि वो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन की तहकीक हो सकती है कि जिससे पहले ये साबित होना जरूरी है कि ये किसी जुर्म से हासिल करदा रकम है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अगर ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल से है, डिक्लेयर्ड है, तो फिर तो वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के डेफिनेशन में नहीं आती। और तीसरी जो उसमें दफा है वो दफा नहीं लगी हुई, लेकिन वो जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी है उसमें ये दर्ज है कि इन्होंने सट्टेबाजी की है चीनी की जो है वो शुगर की रकम जो है वो करने के लिए। ये सट्टा का अपनी अब सट्टाबाजी जो है, सट्टा क्या होता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक हमारा लॉ है, एक इदारा है, वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो एक एक्ट के तहत बना हुआ है। अच्छा। वो इसलिए बना है कि कोई भी एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है, चाहे वो चीनी का है, चाहे वो खाद का है, वो एक कार्टेल न बना ले और आपस में मिल के एक साजिश करके और एक तय करके एक खास हद तक की कीमत से कम न करें, तो वो कार्टेलाइजेशन के खाते में आता है। तो वो भी जो है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। उनको शाखावर साहब, वैसे मुझे आप वैसे मेरी मालूमात के लिए बता दें, ये सट्टा जो है हमारे यहाँ कानूनन जुर्म है ना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो सट्टा है ये बेसिकली आप इसको कमारबाजी कह सकते हैं, जुआ या गैम्बलिंग। अच्छा। अब इसके बारे में अंग्रेज ने कानून बनाया तो जो अभी भी राइज है, अच्छा, वो है इंसदाद कुमारबाजी एक्ट। कुमारबाजी। अच्छा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें वो जो कुमारबाजी जुर्म नहीं है जो कि किसी हुकूमत के लाइसेंस याफ्ता किसी इदारा कर रहा हो, या ऐसी कुमारबाजी जो कि पब्लिक प्लेस में की जाए, वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सट्टा जो है अगर पब्लिक प्लेस में ना खेला जाए, मतलब मैं अपने घर पे सट्टा खेलूं तो कानूनी होगा? मतलब वो जो जुआ है, जो जुए की डेफिनेशन जो है वो इंसदाद वो जो है कुमारबाजी एक्ट में जो दी गई है, उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वो कुमारबाजी जो है वो अंदर कमरे में हो रही है, घर में हो रही है, तो उसकी छापा उस वक्त मारा जा सकता है कि जब मैजिस्ट्रेट से आपने सर्च वारंट ना लिया हो। अगर आपने सर्च वारंट नहीं लिया तो वो फिर काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं है। नहीं तो मैं अगर फोन पे सट्टा कर रहा हूँ और बाहर से कोई छापा मार दो, मैं बंद कर दूंगा उसको। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस FIR में जो है ये सट्टेबाजी का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन वो किस कानून के तहत जुर्म है उसका कोई सेक्शन। मुझे एक मिनट सर, मेरा दिमाग सट्टे पे अटक गया है। ये आपने कहा सट्टे का लाइसेंस भी होता है? जी बिल्कुल होता है। ये आप देखें कि आपको ये इस्लामाबाद क्लब और जितने भी और जमखाना क्लब्स हैं, वहां पे बाकायदा इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे तंबोला होता है और बहुत सारी इस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं। शाहवर साहब, शो के बाद में आपसे जरा राब्ता करूंगा इस सिलसिले में, आपसे आपकी खिदमत हासिल करने की कोशिश करूंगा। मुझे ये बताएं, अली जफर साहब की क्या इसमें मतलब एक कमीशन बना हुआ है जो TORs हैं, उसका इख्तियार है सारा। अली जफर साहब उसके ऊपर कैसे आके इसको, यानी फवाद चौधरी साहब ने आज जैसे कहा उनसे, जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के लोगों से कि आपकी फेवर में आएगी रिपोर्ट, आपके साथ ज्यादती, तो ये तो अली जफर साहब उसके ऊपर कैसे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि अली जफर साहब को जो मुकर्रर किया है वो गालिबन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा है कि आप FIA का केस भी देखें, जो जहांगीर तरीन ग्रुप है या वो जहांगीर तरीन साहब हैं, दोनों का देखें, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी देखें और मुझे एक रिपोर्ट दें। मेरा ख्याल है कि ये उनका पार्टी का इंटरनल उनको एक है जिसकी लॉफुल कोई हैसियत नहीं है। वो उनका सिर्फ उन्होंने असिस्ट करना है प्राइम मिनिस्टर को, दोनों फरीकैन को सुनने के बाद अपनी एक राय देनी है, लेकिन वो जो राय होगी वो कानूनी तौर पे कभी भी बाइंडिंग नहीं है। वो जो FIA ने FIR काटी है वो दुरुस्त है या सही है, वो उस पे जो अमल दरामद होना है वो कानून के मुताबिक नहीं। अगर अली जफर साहब कहते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हो रही है और वो कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि नहीं ज्यादती नहीं हो रही, तो फिर यानी आप कानूनी हैसियत किसकी होगी अदालत के सामने? कानूनी हैसियत तो देखिए वो तो फिर वो कमीशन की ही है, या जो चालान FIA ने अदालत में पेश किया है, अगर उसमें वो राय कायम करते हैं कि इनके खिलाफ जुर्म बनता है तो बिल्कुल वो तो प्रोसिक्यूट होंगे। उसमें फिर अली जफर साहब की जो राय है उसकी एक परसुएसिव इफेक्ट प्राइम मिनिस्टर को समझाने के लिए तो हो सकता है,
लेकिन उसकी कोई भी लॉफुल हैसियत नहीं है। अच्छा, ये तो फिर नहीं, तो अच्छा मैं समझ गया हूँ, यानी अली जफर साहब सिर्फ सियासी रोल प्ले कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल रोल है बिल्कुल, उनका। वो क्योंकि पार्टी का, चूंकि प्राइम मिनिस्टर, वो बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उनकी ड्यूटी नहीं लगाई, उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई है बतौर पार्टी हेड। नहीं तो एक कमीशन, नहीं एक कमीशन जो फिर बन गया है और उसकी अच्छा, तो यानी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ जी कि अगर वो उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है पीटीआई की पार्टी का, उन्होंने अच्छा। प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो भी होगी, उनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी, उसका आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं है उसकी। बहुत शुक्रिया शाहर साहब। अब देखें, ये एक अजीब सी बात है, एक तो ये कि सट्टे का भी लाइसेंस होता है, ये आज पता चला मुझे। दूसरी बात ये है कि सट्टा अंदर बैठ के खेला जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस में खेला नहीं, वो जा ज्यादा सकता है, इंपॉर्टेंट बात नहीं, जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा मेरे दिमाग में वो चीज अटक गई है। तीसरी जो चीज है कि ये एक कमीशन बना हुआ है, उस कमीशन के ऊपर एफआईआर कट गई, तो उसके ऊपर अली जफर साहब जो है वो यानी एक सियासी तौर पे वो चाहते हैं कि मसाइल ना खड़े हों, और वज़रा भी चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि खड़े हों। वो सिर्फ वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे, लेकिन इसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है ना। 31 तारीख को जैसे जो भी अगली डेट होगी तो अदालत फैसला कर रही है ना इस पे। तो ये एक बड़ी एक कंफ्यूजिंग सी चीज़ है कि अली जफर साहब जो हैं वो अब मतलब अली जफर साहब इंतहाई मोहतरम हैं और बड़ा नाम है उनका, लेकिन अब मसला ये कि वो एक कमीशन बना हुआ, उसके ऊपर वो कैसे आ सकते हैं और फैसला नहीं कर सकते। वो बात मेरे ख्याल से वो खुद भी ये बात जानते होंगे। दूसरी जो बात है, मैं देखें ये मुल्की सियासत पे बात करने से पहले आपको ये बताऊं कि ये जो मशरिक़ वस्ता में मामला चले हैं पिछले दिनों और बद से बदतर होते गए, और फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन बीच में आए, रशियंस आ गए, चाइना आ गया, पूरी दुनिया आ गई इसमें कोई ना कोई एक मौक़िफ़ लेके सारा। इसमें एक मामला कुछ ऐसा है जो कि इसके पस मंजर में चल रहा है, और जो कि नए महाज हैं आने वाले दिनों के। और वो जो महाज है ना, वो ये है कि एक मुल्क जो है वो थोड़ा सा उसको आर्जी तौर पे, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह पता है कि जहां बड़ी सुपर पावर्स हैं, वहां उन बड़ी सुपर पावर्स की आपस में, यानी फर्ज करें कि रशिया को ले लें या चाइना को ले लें या अमेरिका को लें, ठीक है, या चाइना और अमेरिका को इवन ले लें, कुछ जगहों पे उनका शदीद इख्तलाफ है, कुछ जगहों पे उनका इत्तेफाक है। अब ये जो जैसे ओआईसी के ममालिक हैं, तो कई जगह पर इवन ओआईसी के ममालिक है, कई जगह पे हमारा और भारत का भी इख्तलाफ होता है, कई जगह पे इत्तेफाक भी हो जाता है, कुछ चीजों पे इत्तेफाक हो जाता है। अच्छा, इसी तरह हर मुल्क जो है उसका मतलब आप ये ब्लॉक नहीं बना सकते। यहाँ पे आप कहेंगे जी ये जो है ये ओआईसी है तो सबका एक ही मफाद होगा, या अरब लीग है तो उसका एक ही मफाद होगा, या हम कहेंगे जी खलीजी जो रियासतें हैं उनका एक ही मफाद होगा, या इस्लामी ममालिक उनका एक ही, वो अपने अपने हिसाब से सारे मुल्क चल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो हमें मतलब हम बिल्कुल नहीं कहते कि रशिया और टर्की का एक ब्लॉक है, ऐसा नहीं है। टर्की के बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो रशिया के साथ नहीं मिलते। अच्छा, इसराइल जो है, उस इसराइल को सबसे पहले टर्की ने एक्सेप्ट किया था इस्लामी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त बात कर रहा है अगर कोई शख्स तो वो तैयब अर्दगान साहब हैं, लेकिन साथ उनके सफारती ताल्लुकात और बाकी मामला सारे जो हैं वो बरकरार है अपनी जगह। अच्छा, एक इसमें जो है वो खेल ऐसा है जो पस मंजर में चल रहा है, ठीक है, और वो ये है कि इसमें जो अरब ममालिक हैं उन्होंने इसमें एक गैर महसूस तरीके से इसमें टर्की को कॉर्नर किया है। अच्छा, और वो कैसे? इसमें टर्की को कॉर्नर करके एंटर इजिप्ट हुआ है, ठीक है। और ये बात ध्यान में रखें कि जो मिस्र है उसकी 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं इसराइल के साथ, और उसके बाद जो ट्रंप जो हैं वो मिस्र के जो सदर हैं जनरल सिसी, उनको कहते हैं माय फेवरेट डिक्टेटर। अच्छा, अब बाइडेन इंतजामिया, ये संजीदा लोग हैं, यहाँ पे बाइडेन इंतजामिया संजीदा लोग हैं, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरी बात जो है वो ये हुई है कि टर्की का जो एक रोल था दरमियान में, क्योंकि टर्की हमास और टर्की इसराइल के साथ भी, लेकिन आगे जो है वो इजिप्ट हुआ है, कतर भी नहीं हुआ। देखिए, पहले हम ये बात सुन रहे थे कि कतर जो है वहां पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अल्टीमेटली अगर किसी को आप कहें कि इसमें कोई विनर है इस पूरे जो सबसे ज्यादा हैसियत मिली है, तो वो इजिप्ट को मिली है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इतने अरसे में
जनरल सीसी से बात नहीं की थी उसके, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने 1 या 2 दफ़ा उनसे भी बात की। और उसके बाद ये बुध या जुमेरात को, या शायद जुमेरात या जुमे को, अभी जो नेक्स्ट वीक है, उसमें सेक्रेटरी बाइडेन मिडल ईस्ट आ रहे हैं। और मिडल ईस्ट आने के बाद वो बात करेंगे, यहाँ पर तल अवीव जाएंगे, उसके बाद वो मगरिबी किनारे जाएंगे, वहाँ पे वो पैलेस्टीनी अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे जो अल-फतह या PLO उनके रहनुमाओं से बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो जॉर्डन जाएं, और ये भी हो सकता है, अभी तक तय नहीं है उनकी एटेंडरी, वो डेट्स भी शायद अनाउंस नहीं, लेकिन ये जो मिडल ईस्ट से डेट्स आ रही हैं मैं वो बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि उसके बाद वो इजिप्ट भी शायद जाएं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इजिप्ट इसमें आगे आ गया है। इससे पहले जो मामलात हुए थे, जब 2014 की जब गजा के ऊपर इसराइली जाहिरियत हुई थी, तो भी उस वक्त जो है वो इजिप्ट ने रोल प्ले किया था। अच्छा, इजिप्ट का उसके बाद जो है वो ये भी हम जानते हैं कि हमास जो है वो अखवान से, यानी उनका जो ज़हनी तौर पे उनका जो नज़रिया है वो ज़्यादा अखवानुल मुस्लिमून के साथ है, और अखवानुल मुस्लिमून जो है वो उसको सपोर्ट करते रहे हैं तैयब एर्दोगन जी। और अखवानुल मुस्लिमून जो है उनका मोहम्मद मुर्सी की जगह फिर जनरल सीसी आए। लेकिन जनरल सीसी ने जो पिछले चंद सालों में एक चीज़ हुई है, अच्छा, अब ये चूंकि अरब इंटेलिजेंस के और अरब मीडिया और अरब जो लोग हैं, मैं इससे जरूरी कि इससे मैं इत्तेफाक करूं उनकी राय से, लेकिन इस थ्योरी के ऊपर एक काम हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि जो हमास है वो अपने ताल्लुकात नजरियाती तौर पे अखवानुल मुस्लिमून से तोड़ दे। ठीक है, अखवानुल मुस्लिमून से ताल्लुकात तोड़ दे, और वो किसी तरह से जो है वो अरब सुन्नी फोल्ड में आ जाए। ठीक है, अरब सुन्नी फोल्ड में आ जाए, यानी वो और हिजबुल्लाह करीब ना आए। ये एक बड़ी प्रॉपर कोशिश हो रही है, अच्छा, पिछले कई सालों से। अच्छा, अब इसमें अब ये देखें कि जो हमास ने एक भरपूर फतह हासिल की है, आपको मतलब देखें ना, उनको तो वो तो खुश हैं इस बात पे कि इसराइल का पूरा आयरन डोम भी नहीं काम कर सका, और वहाँ के इतने दिनों तक कुछ हासिल नहीं किया, और एक शटअप कॉल आती नेतन्याहू का, और उसके बाद नेतन्याहू जो है वो अचानक कहता है कि सीज फायर हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ। उसमें बाकायदा, अच्छा मैं इसमें वजाहत कर दूं, जो एलामिया जारी हुआ उसमें सीज फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, टेलीफोन पे उन्होंने कहा सीज फायर। इसके ऊपर फिर मैंने पूछा, क्योंकि हम इसको ट्रू समझ रहे थे कि ये हम तो और एग्रीमेंट, ये तो इस पता चला कि इसराइल में इस बात पे बहुत ज्यादा, ये अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सके, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इतराज हुआ इस एलामिये से पहले कि आप इसको सीज फायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखें ना, इसमें सीज फायर का लफ्ज़ एक आ रहा होगा, रेलिवेंट पार्टीज और फिर सीज फायर, तो उसमें इशू, हाँ इशू नहीं, हाँ नहीं, मैं इसमें मैं सिर्फ बता देता हूँ, शायद हम इसको मार्क करके बाद में दिखा देंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सीज फायर का लफ्ज़ आया वो सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, सेकंड पैराग्राफ के नीचे आपको नजर आ रहा है, वायलेटिंग द सीज फायर इन द आर्चा। अच्छा, अब बात ये सारी कि सीज फायर के ऊपर वहां की जो लीगल टीम थी उन्होंने कहा कि ये गलत आप डाल रहे हैं इसमें, क्योंकि सीज फायर होता है 2 मुल्कों के दरमियान, तो ये हमास तो मुल्क नहीं है, मतलब आप इनको इसमें सीज फायर कैसे कर रहे हैं। लेकिन उसमें दोनों पार्टीज और सीज फायर का लफ्ज़ डलवाया, अमेरिका की तरफ से ये लफ्ज़ ऐड हुआ, ठीक है, सीज फायर। अच्छा, बाकायदा वेट होके प्रॉपर देखो तो कि ये लफ्ज़ इसमें ऐड हो। नेतन्याहू इसके ऊपर, जो इस गेम में नेतन्याहू कहीं नहीं है, ठीक है, ये बाहर जो अरब वर्ल्ड है उसमें ये उनका डायरेक्ट, और मुस्लिम वर्ल्ड का डायरेक्ट मामला हो रहा है सेक्रेटरी बाइडेन के साथ। रशिया ने, यहां तक रशिया रुक गया कि भाई आगे अपनाएं ये, लेकिन जाहिर है चाइना और रशिया इसको देख रहा है। लेकिन मैं कहता ना, जो इंट्रा अरब वर्ल्ड या इंट्रा मुस्लिम वर्ल्ड, वो ये चल रहा है कि जी इसमें जो टर्की है, वो टर्की को वो रोल नहीं दिया जाए, क्योंकि देखिए ना, यहां से बहुत ज्यादा वोकल आवाज आई तैयब एर्दोगन की, और तैयब एर्दोगन ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में। अच्छा, कतर से उठी, लेकिन वही आवाज उठी जो कि OIC के प्लेटफॉर्म से उठी। कतर में उससे हटके तो अमीर कतर ने, या जो उससे हटके भी उन्होंने बात की, जो सऊदी फरमानरवा हैं और ख़ास तौर पे जो उनके वजीर खारजा हैं, उन्होंने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इसराइल के बारे में।
और उन्होंने फ़लस्तीनियों की हमायत की, यूएई ने किया, जितने मुल्क इस्लामी मुल्क हैं सब ने किया। लेकिन मैं जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आखिर में जो सालिसी का रोल दिया गया वो इजिप्ट को दिया गया, टर्की को भी नहीं दिया गया, कतर को भी नहीं दिया, कि तुर्की की कोशिशों से ऐसा हुआ। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि टर्की जो है वो इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, ठीक है, और जितने अच्छे हो जाते हैं उतने ही जल्दी खराब होते हैं और एक अरसे तक खराब ही रहते हैं। तो इसराइल में इसीलिए एक बेचैनी सी रहती है हमेशा कि ये हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं है। और तैयब उर्दगन जो हैं वो इससे पहले जब इंतिफादा हुई या इससे पहले जब और बहुत सारे मामलात हुए तो तैयब उर्दगन का बाकायदा जो है उनके साथ उनके जो वज़ीर आज़म साबिका और बाकी जो उनके लोग हैं उनके साथ उनकी बड़ी शदीद किस्म की जो है वो तल कलामी भी हुई मुख्तलिफ मौके के ऊपर। और तल कलामी उनकी इतनी ज़्यादा हुई कि उसके नतीजे में सफ़ीरों को निकाल दिया गया 2011-12 में, और सफ़ीर निकाल दिए गए। फिर उसके बाद ख़ास तौर पे जब ये वहाँ पे एक इस्लामिक एनजीओ जो है, एक इस्लामिक एनजीओ जो है उसने कहा 2010 में कि हम जो हैं वो एक लेके जाते हैं इमदाद, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जो साहिल हैं गज़ा के वहाँ पर पाबंदियाँ लगी हुई थी इसराइल की तरफ से। तो वो उसके बाद मावी मरमरा के नाम से, जिसको गाज़ा फ्रीडम फ्लोटीला भी कहते हैं, वो वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों के लिए गई जब, तो उसके ऊपर रेड हो गया। रेड हुआ तो उसमें 10 जो हैं वो लोग शहीद हो गए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए जो टर्की के। उसके बाद तलखियाँ बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ओबामा जब आए तल अवीव तो उन्होंने टेलीफोन पे बात करवाई इजरायली प्राइम मिनिस्टर की, और उर्दुगन की बात नहीं बनी। उसके बाद बहुत अरसा लग गया और फिर ताल्लुकात बेहतर हुए। तो ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, फिर ख़राब होते हैं, फिर बेहतर ख़राब होते हैं तो बहुत अरसे तक ख़राब रहते हैं। और अब काफ़ी अरसे से जो है वो ख़राब ताल्लुकात पिछले साल थोड़े से बेहतर हो गए थे, क्योंकि जो आज़रबाईजान की जंग हो रही थी तो आज़रबाईजान की जंग में आज़रबाईजान सबसे ज़्यादा जो असलहा ले रहा है वो ले रहा है इसराइल से। और आज़रबाईजान आर्मीनिया से जंग जो जीता है वो इसलिए जीता है कि उनके पास इसराइल के ड्रोन्स थे और उनके पास टर्की के मिसाइल्स और ड्रोन्स थे। और इसीलिए आपको याद होगा कि आर्मीनिया ने फिर रशिया पर इल्ज़ाम लगा दिया था, उनके वज़ीर आज़म ने, कि जी हमें जो है वो 2 नंबर असला मिला है, उसके बाद उनको रिज़ाइन करना पड़ गया। तो रशिया ने बड़ा सख्त रिएक्ट किया था। तो एक तरफ रशिया हेल्प कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इसराइल और टर्की जो है उनकी सपोर्ट थी। अच्छा, इस यहां पर जाके जो है फिर आप इस तरह से देखें कि यहां पर टर्की और ईरान के थोड़े से इख्तिलाफ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान ये समझता है कि जब आप इसराइल को लाके वहां पर आपने एक्सेस दी है तो एक दो चीजें हो रही हैं। अब आज़रबाईजान की अगर सपोर्ट कर रहा है टर्की, ये ईरान के अंदर फीलिंग है कि एक तो ये कि हमारी जो आज़री पॉपुलेशन है उसको आप उकसा रहे हैं इस बात पे कि वो जो कि बड़ी तादाद में वहाँ पे आज़री रहते हैं, शुमाली जो आज़रबाईजान का जो सूबा है ईस्टर्न आज़रबाईजान, तो वहाँ पे। और दूसरी बात है वो कहते हैं यहाँ पर एक्सेस दे रहे हैं तो ये तो हमारे खिलाफ सर्वेलेंस भी करेंगे बैठ के और जासूसी भी करेंगे और ये बगावतों को भी। तो टर्की इस मामले में ज़ाहिर है ईरान के खिलाफ तो नहीं जा रहा, लेकिन चूंकि एक्सेस आज़रबाईजान में इसराइल की है और इसराइल का सबसे बड़ा जो असला खरीदता है वो आज़रबाईजान खरीदता है, तो इसलिए यहां जाके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब यहां पर यह हुआ कि पहले तो ये जंग हुई जो नगोर्नो काराबाख की जो जंग थी, तो उस जंग में तो इसराइल और टर्की और पाकिस्तान से भी हमारी भी सपोर्ट थी सफारती सतहों पे और दूसरी सतहों पे। लेकिन अभी हुआ कि उसके बाद फिर जैसे गजा का मामला हुआ तैयब उर्दगन ने कहा कि इसको, मतलब सख्त उनके जुमले थे और इतने उन्होंने कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की मैं नुमाइंदगी करते हुए, और उन्होंने प्रॉपर थ्रेटन किया उसको नेतन्याहू को कि यहाँ से हम सफ़ीर भी निकाल देंगे, फौजें भी भेजेंगे, लड़ेंगे यूरोप। अच्छा, अब जो अमेरिकन और अरब वर्ल्ड है पूरी, ठीक है ना, वहाँ पर जो है वो तैयब उर्दगन साहब के साथ सुलह भी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पे सुलह नहीं भी है। कुछ जगहों पे आपको नजर आएगा, मिसाल के तौर पे जैसे इजिप्ट है, जो मिस्र है, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात आपको बहुत सी जगहों पे एक ही नजर आएंगी, लेकिन बहुत सी जगहों पे उनका आपस में क्लैश भी है। मिसाल के तौर पे एक पाइपलाइन बिछ रही है जिसका नाम मेडरेड है। अच्छा, मेडरेड से मुराद ये है कि मेडिटेरियन तक जा रही है रेड सी जो कि इधर यहाँ पे है बहरा अहमर से लेके
मेड तक, रेड मेड उसका नाम है, ठीक है, रेड मेड मेडिटेरियन तक, रेड मेड लैंड ब्रिज पे। और वो जो है वो 4 लाख बैरल योमिया वो लेके जाएगी तेल, ठीक है। अच्छा, ये जो अगर तेल लेके जाएगी और ये लेके जाएगी यूएई से लेके डायरेक्ट वहां तक, और फिर उसके बाद वो आगे चला जाएगा यूरोप तक, यानी उनकी बंदरगाह, इसराइल की बंदरगाह और इलात बंदरगाह तर, और उसके बाद एशकलॉन शहर के पास, और उसके बाद फिर वो ये यहां से शुरू होगी बंदरगाह से और ये चली जाएगी सीधा। अच्छा, इसके ऊपर मिस्र को इतराज होता है क्योंकि ये जो ये ऊपर से जा रही है ना, यानी जमीन के ऊपर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहर सुएज को भी बाईपास करेगी, यानी यूएई से जो इसराइल को जा रही है, तो वो अब जितने भी कंटेनर्स और टैंकर्स ऑयल के वो बाईपास करेंगे यूरोप को जाते हुए, वो नहर सुएज को बाईपास करेंगे, ठीक है। यानी कोई तकरीबन आप समझे 18 से 20% ऑयल जो है उनका वो मुतासर होगा, क्योंकि नहर सुएज का तो फिर वो पैसे वगैरह लेते हैं, उनकी इनकम का सबसे बड़ा तरीका यही है, बड़ी बहुत इनकम है टूरिज्म से भी, और भी है, लेकिन ये जो सुएज कैनाल से जो जाती हैं कंटेनर्स, टैंकर्स, तो मसला ये कि यहां पर कुछ इख्तलाफ भी पैदा होते हैं। लेकिन इस मरहले पे ये हुआ कि इजिप्ट आगे आ गया फ्रंट पे, सही, टर्की पीछे हो गया, ठीक है, पीछे हो गया या टर्की को कर दिया गया। लेकिन एक बात जो वहां पर चल रही है अभी, वो कहते हैं ना कि आप उसको महसूस कर सकते हैं। अगर आज आप तेहरान टाइम्स को देखें, तेहरान टाइम्स का फ्रंट पेज अगर आपको दिखे, आज हम दिखाएं नाज़रीन को कि तेहरान टाइम्स का जो फ्रंट है पेज है, उस फ्रंट पेज पे उन्होंने इसको ये फ्रंट पेज है उनका, ठीक है। और इसके बाद नीचे उन्होंने यूएस ब्लाइंड सपोर्ट फॉर इसराइल फेल्स टू रेस्क्यू नेतन्याहू, और नीचे उसके बाद इन्होंने एक मिसाइल की तस्वीर छापी है जो कि लार्ज गजा मिसाइल, गजा ड्रोन है, जो मैंने कल आपसे कहा था ना कि गजा के नाम पे उन्होंने एक ड्रोन पब्लिक में वो लेकर आए हैं ईरान के लोग, ठीक है। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि गजा के, मैं सिर्फ एक बात करूं, गजा में एक मसला है, वो ये है कि हमास, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो हमास स्वीप कर जाएगी इलेक्शन मगरबी किनारे में भी, लेकिन मगरबी किनारे में ये उसका बेहतरीन वक्त आया ना कि अब पूरी दुनिया में उसकी बात है। लेकिन अगर फर्ज करें इलेक्शन नहीं होता, ठीक, अगर इलेक्शन ही नहीं होता तो ये जो हमास की इस वक्त पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी तो उस वक्त है ना जब कल वोट पड़े, तो कल तो 99.9%, इसको 6 महीने बाद आप कर दें, इसको 8 महीने बाद। अच्छा, गारंटीज ली गई हैं, एक बात बड़ी अहम है कि इसमें गारंटीज ली गई हैं, जो हम कह रहे हैं ना किसी वक्त भी ये चीज पर, इसमें खामोश गारंटीज ली गई हैं गजा से भी, डिटेल बात, जी हाँ, ये इसमें इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी, सही। और इसमें अरब ममालिक भी और इजिप्ट भी, और उन्होंने अपने रफा का जो बॉर्डर खोला है वो भी, लेकिन इसमें जो हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश हो रही है। मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं कि शायद इसको मिसरीड कर रहे हैं लोग, हो सकता है ये कामयाब हो जाए फ्यूचर में कि वो हमास अलग अपना एक रास्ता अख्तियार करे, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, जितने हमने थोड़ी बहुत कवरेज की है उन इलाकों में मिले हैं लोगों से, मेरा ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और लेकिन ये कोशिश बहरहाल हो रही है। ठीक हो गया, बेहतर सर एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, अरब सुन्नी और जो है वो हिजबुल्लाह को जो है वो करके, और आपको पता है कि वहां पर इलेक्शन भी नहीं हुआ जी, लिबनान। आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, गजा में जो बड़ी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट है उस हवाले से बात कर रहे थे, और किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उस हवाले नहीं, देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इजिप्ट एक बड़े पावरफुल ब्रोकर के तौर पे दोबारा आया है दरमियान में, और ब्रोकर वो लाया गया है नहीं आया, उसको लाया गया, अरब वर्ल्ड लेकर आई है ना, क्योंकि एक तो ये है कि इससे पहले भी बहुत सारे मुआहदे जो हैं वो, लेकिन जनरल सीसी थोड़ा सा जरा पीछे, और इस मरहले पे सऊदी अरेबिया का सामने आना, क्योंकि बॉर्डर मिलता है मिस्र का गजा के साथ, तो मिस्र जो है इस पोजीशन में है कि वहां दरवाजा उन्होंने खोला, जो बॉर्डर था रफा बॉर्डर खोला, उसके बाद बेशुमार जख्मी जो हैं इस वक्त, कम से कम 6 हॉस्पिटल्स कायरो के पिछले चंद दिनों में वहां पे गजा से लोग आए बहुत सारे, और उसके बाद उन्होंने खुराक और अद्वियात और एम्बुलेंसेज और ये सारी, अगर आपने गजा जाना है तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि वहाँ तो ब्लॉकेड है समुद्र की, तो एक ही तरीका है, वो ये है कि आप इजिप्ट के थ्रू जाएं या इसराइल से वहाँ जाया जाए। तो इजिप्ट से ही सारी इमदाद वहाँ पे जाती रही इन दिनों में,
और इजिप्ट उन मुल्कों में से भी रहा जहां पर फलस्तीनियों के हक में कोई मुजाहरा करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, दुनिया भर में जो मुजाहरे हुए इजिप्ट में आप नहीं कर सकते फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। ठीक। अच्छा, लेकिन यह है कि वो बैन रहा, लेकिन उसके साथ वो मदद करते रहे उनकी भरपूर, और जनरल सीसी ने एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया। मेरा जो नुक्ता नजर ये है वो ये है कि जो वहां पर बात हो रही है, ठीक है, वहां पर ये बात हो रही है कि इजिप्ट का एक तो रोल इंपॉर्टेंट हो गया इसमें। इजिप्ट का रोल इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि जो अरब ममालिक जिनके मुआहदे हुए हैं इसराइल के साथ, वैसे तो तुर्की का भी है, वैसे तो अजरबैजान का और मुल्कों के भी हैं, लेकिन यह है कि जो अरब ममालिक हुए हालिया दिनों में, पिछले साल मराकश हो गया या बहरीन हो गया या यूएई हो गया या बाकी मुल्क हो गए, सूडान हो गया, तो उनकी मतलब उनका ही एक रोल है इसमें रहे इसराइल के साथ और फलस्तीन में। लेकिन हमास अगर अब इलेक्शन होता है तो स्वीप करती है, लेकिन इलेक्शन को ही अगर पोस्टपोन कर देते हैं, अब मिसाल के तौर पे आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन, तो किससे मिलेंगे? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो महमूद अब्बास यानी जो इलेक्टेड हैं, यानी उनसे मुलाकात करेंगे ना। लेकिन हमास के साथ जो बातचीत हो रही है वो पस मंजर में थ्रू इजिप्ट हो रही है या थ्रू बाकी मुल्कों की हुई है, ठीक है। और उसके नतीजे में अच्छा, इसमें अब नेतन्याहू को कुछ नहीं पता, ये वो पूरे मिडिल ईस्ट का है ना कि आप ये रोल प्ले करें, आप ये रोल प्ले करें, आप ये रोल प्ले ये करें, ये करें। लेकिन उसमें नेतन्याहू के दरमियान में बस उनको ऑर्डर आ गया तो आ गया, उन्होंने वो बंद करके वो गालियां मुल्क में खा रहे हैं बैठ के कि आपने क्या किया भाई, हमास की तो हमास ने सीज फायर कर दिया अचानक उनका, तो आपने मतलब आपने हासिल क्या किया? मतलब वहां पर एक इतनी नफरत फैल गई आपने, और वहां पर वो उनके पास इतनी पार है अभी भी हमास के। तो इस बात के लिए कोशिश हो रही है एक जमीनी हक़ाइक़ को देखते हुए कि हमास को अरब ममालिक भी आने वाले दिनों के अंदर, वो जो अरब ममालिक हैं वो भी हमास को किसी तरह से कुछ शराइत के ऊपर कि हम इलेक्शंस करवाते हैं लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको हिजबुल्लाह से डिस्कनेक्ट किया जाए। अच्छा, ये जो मामला है, मैंने आपसे कहा ना कि ये मामला जो है ये मुझे नहीं पता कि कितना कामयाब होता है ये फॉर्मूला, लेकिन कोशिश हुई है, इस वक्त कोशिश हो रही है और इसी के आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि उसकी अलामात भी आपको नजर आएंगी। दूसरा जो मामला ये है कि वो है सीरिया का, शाम का, जहां पे रशिया मौजूद है। रशिया जो है वो वहां पर दो तीन वजूहात की वजह से है। एक तो ये कि स्ट्रेटेजिक उसको जगह मिल गई, मिडिल ईस्ट में एंटर हो गया वो। दूसरा ये कि वो एंटर हुआ तो वो टर्की के साथ उसकी काफी ज्यादा जो है वो टर्की के वो करीब आया, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि टर्की का एक और इशू भी वहां पर सीरिया में दो वजूहात थी टर्की के इन्वॉल्व होने की। एक तो वजह ये थी कि दाइश, वो तो सारी दुनिया ही उसकी, लेकिन दूसरा मसला कुर्दों का था। और कुर्दों का मसला यह था कि वो कुर्द अपने लिए एक अलहदा रियासत मांगते हैं, और उनकी ये जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनी, ये वो फोर्सेस बनी जो टर्की के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस रही। और टर्की जो है वो इस बात के ऊपर नेटो में है भी, लेकिन वो ये भी कहता है कि जी अमेरिका हमारे साथ है, हमारे साथ नहीं। वो गुलन जो फिलाडेल्फिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बगावत की कोशिश हुई थी। अच्छा, अब ये जो ग्रुप है जो आजाद रियासत चाहता है, इसको टर्की तो नहीं चाहेगा किसी सूरत। यहां से जो उनके शुमाल मशरकी हिस्सा है उसका, शाम का, वहां पे तल रिफात की एक जगह है, वहां तल रिफात पे तुर्की भी मौजूद था और रशिया भी मौजूद था। और ये खिलाफ किसके लड़ रहे थे? कुर्द अलहदगी पसंदों के। वहां से रशिया ने अपने आप को विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया। यानी रशिया ने ऐलान कर दिया हम विड्रॉ करते हैं, तो टर्की का आपका इशू आपने जो मर्जी करना है करें। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट बना हुआ है जो कि टर्की के अगेंस्ट है, उसके साथ एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल्स की। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अमेरिकन ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई उसके साथ, और उन्होंने कहा कि हम तो कुर्दों के साथ, अमेरिका रहा है ना, मतलब अमेरिका ने तो प्रॉपर वहां पर दाइश के खिलाफ तो कुर्द, लेकिन इस मरले पे एक लगा था कि कुर्द रेफरेंडम करके वो, लेकिन फिर दोबारा उनकी कोई मीटिंग वगैरह हुई है वहां पे। उन्होंने क्लेम किया खुद, ये अपनी वेबसाइट पर डाला है कुर्दों ने कि हमारी मीटिंग हुई है, उसके इस बारे में आइंदा आने वाले दिनों। अच्छा, अब यहां से जो रशिया हटा, लेकिन साथ ही रशिया ये भी कभी नहीं चाहेगा कि टर्की जो है वो इतना पीछे हट जाए कि यहां पर अमेरिका की एंटर अमेरिका हो जाए दोबारा, और यहां पर पावरफुल दोबारा। अच्छा, तो अब ये जो चीज है इसको वहां पर अरब ममालिक जो हैं वो भी नहीं चाहते कि भाई शाम के अंदर आके और टर्की की पोजीशन हो जाए। ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये बड़ी एक पेचीदा सी सूरत हाल है। इस पेचीदा सूरत हाल में कई जो मकामी
हुक्मरान हैं उनको मिसाल के तौर पे इस पूरे गेम में जैसे नेतन्याहू को पता ही नहीं था, मतलब नेतन्याहू ये करते कभी कि नेतन्याहू जो है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। उसके बाद करते करते वो उन्होंने 250 के करीब लोग शहीद कर दिए और एक दिन उनको शटअप कॉल आ गई अचानक। तो ये काम पीछे खामोशी से इन दिनों में होता रहा। अच्छा, और आने वाले दिनों में जो मैंने आपसे बात की ना कि हमास की सबसे बड़ी विक्ट्री ये होती है कि इलेक्शन हो जाए और वो स्वीप कर जाए। अगर इलेक्शन ही पोस्टपोन करवा दिया जाता है तो क्या वक्त के साथ पॉपुलैरिटी में कमी नहीं, आएगी? अब मैंने कहा ना बात हो रही है, अब बात हो रही है हमास तो से, अब हमास से बात हो रही है कि एक तो यह है कि इमदाद वगैरह जो भी आएगी, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसमें लफ्ज उन्होंने डाल दिया ना सीज फायर, ठीक है, तो अगर सीज फायर है तो फिर उसका मतलब है आपको एक लीगल हैसियत दी जा सकती है। मैंने कहा ना ये सिर्फ फार्मूला है, एक फार्मूला है, ठीक है, और आप भी कुछ नहीं करेंगे, ये भी कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप लेकिन एक और फोल्ड में चले जाएंगे, हथियार वगैरह आपको जाहिर है कि मेन स्ट्रीम सियासत में आप आ जाएंगे दोबारा, जिस तरह एक ज़माने में PLO आ गई थी, आपको हम 2 स्टेट सोल्यूशन, यहाँ पे ये इलाका आपका होगा, ये होगा। हमास उस पर मानती है नहीं मानती मैं नहीं जानता, ये फार्मूला फ्लोट हो रहा है और इसके नतीजे में हिजबुल्लाह को अलग रखा जाए, हिजबुल्लाह को अलग रखा जाए, ईरान का इन्फ्लुएंस भी ना बढ़े, अरब जो है वो भी फोर्स इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि वो जाके ईरान और टर्की को इसमें पूरे मामले में आप देखें ना कि टर्की जो है उसको हालांकि सबसे ज्यादा आवाज टर्की ने उठाई, लेकिन टर्की जो है वो उसके बाद एक खास स्टेज पे जाके, क्योंकि टर्की और इजिप्ट के आपस में बड़े से ताल्लुकात हैं, टर्की इजिप्ट के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि लीबिया में इकट्ठे हैं। देखें ना, मतलब इशू ये है कि इसमें ये इतनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है कि आप टर्की और इजिप्ट के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतर हो गए हैं, और उसका फायदा टर्की को हो रहा है लीबिया में, और उसके नतीजे में जो गैस की और पाइपलाइंस और आगे सारा मामला। अब उस पूरे के अंदर टर्की ने भी इंटरप्ट नहीं किया कि इजिप्ट कर रहा है तो चलें इजिप्ट करे, और यहां पर जो है वो हमास जो है, अगर मैंने आपसे कहा कि अभी लीगल हैसियत हमास की नहीं है, यानी वैसे तो विक्ट्री हो गई, लेकिन लीगल हैसियत सेक्रेटरी ब्लिंकन मिलेंगे तो मिलेंगे वो महमूद अब्बास से। अगर हम यहाँ पे पैलेस्टीनियन एम्बेसडर से या दुनिया भर में या यूनाइटेड नेशंस में जो मिल रहे हैं तो वो हमास के तो नुमाइंदे नहीं हैं, वो तो उनके नुमाइंदे हैं जो कि PLO है, जो जिनके सदर हैं महमूद अब्बास, और वजीर आजम को तो कोई भी नहीं मानता भाई, वजीर आजम को तो दहशतगर्द उसमें डाला हुआ है ना, जो जीते थे वहां पे 2006 में। तो अब उनको मेन स्ट्रीम में लाने की अगर कोई बात होती है, क्योंकि ये अपनी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता खो गई है PLO, और ये भी जो इंटरनल डायनेमिक्स, देखिए लोग प्लान करते हैं, ये वो है जो बैठ के हुक्मरान, इंटरनली ये सूरत हाल है कि 2 स्टेट सोल्यूशन बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब जो था ना 2 रियासतें होंगी, मतलब वो जो फार्मूला जो शाह अब्दुल्ला का था, जो पाकिस्तान भी मानता है, जो पूरी दुनिया, इतनी नफरतें आप जब खास मरहले से आगे ले जाते हैं ना चीजों को, तो फिर वो लोगों के बस में नहीं रहती। मतलब 2 स्टेट क्या है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, ये आगे ये मामला 2 दिन 4 दिन, उनके जो एक वहां पे जनरल हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के इसराइल के, उनका मैं आज दिन में उनको सुन रहा था उनके मीडिया पे, तो उन्होंने कहा कि ये 5 साल तक भी जंगबंदी रहती है ना तो हमारी कामयाबी होगी, 5 साल तक। अच्छा, यानी उनको ये फिक्र नहीं है कि इस 5 साल में हमास कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो कह रहे हैं 5 साल तक भी रहती है तुम्हारे। अब इशू ये है सारा कि जो हमास है, हमास इस वक्त जो है फर्ज करें कि वो मैंने आपसे ना कहा ना कि वो उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, मतलब वो पॉपुलर कि लोग सड़कों पे निकला है। पहली तो वो मगरबी किनारे पे झड़पें हुई, मगरबी किनारे पे लोग निकलाए, शहरों में लोग निकलाए, अब जब पब्लिक निकलाई है बाहर, और उसके नतीजे में वहां पर इतनी नफरत, ये जो दाएं बाजू के लोग हैं या जो बिल्कुल आप समझें कि एक जो सहूनी हम कहते हैं जाने, उन्होंने वो अरब मुर्दाबाद और हमले और गलियों में और सड़कों पे लड़ाइयां, जो इंटरनल एक क्योस पैदा हुआ है, उसमें ये 2 स्टेट सॉल्यूशन की तहलील होता नजर आ रहा है कि कैसे मुमकिन होगा। एक मोहल्ले में तो रह नहीं सकते, एक छोटे से गांव में तो इकट्ठे रह नहीं सके, ये पहली दफा खाने जगी हुई है ना, तो अब आप कैसे यहां पर एक होगा, यानी इसराइल तो क्रश हो गया ना बीच में, इधर भी हमास आ गई, फर्ज करें कि फार्मूला जो बना रहे हैं कि इधर हम हमास को आपको जितवा देते हैं और ठीक है आपको लीगल हैसियत दे देते हैं, इधर भी दे देते हैं, लेकिन आप इसराइल को तो
पब्लिक नहीं, और हमास के भी जो पल्स है वो, मेरी जिन लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी ये फॉर्मूला ही बेसिक ही गलत बात है कि आप कहें कि टू स्टेट इस तरह बनेगी कि इधर भी हमास हो इधर भी हमास हो और दरमियान में इसराइल मान ले, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सही, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं वापस। और इसीलिए उस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि उसमें अगर हमास का वजीर आजम आता तो इधर हमास होती और इधर फतह होती, मुझे बताएं, मगरबी किनारे पे, और दरमियान में इसराइल होता, तो ये क्या सूरत हाल बन जाती। जी तो डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे डॉक्टर साहब से और हिजबुल्लाह सर पे बैठी हुई। जी जी, मजीद इस मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से आज बयान दिया है, कह रहे हैं कि अगर बाइज़्ज़त तरीके से बात होगी तो बात करेंगे, अगर नहीं होती तो सौदेबाजी नहीं करेंगे। वो तो इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया ना, वो तो उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया, और हमारी तरफ से जो है वो बात हुई तो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कश्मीर इसके से हट के शायद पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा बात करना। और दूसरी जो इस खत्ते में एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है वो ये कि एक तो नेपाल की गवर्नमेंट आज प्रॉपरली डिसॉल्व हो गई, उनकी पार्लियामेंट टूट गई। ठीक है, उनकी पार्लियामेंट टूट गई तो नवंबर में उनके प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि इलेक्शंस होंगे। अच्छा, अब ये नेपाल के जो अगले इलेक्शंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नेपाल के अंदर वो हुकूमत बनी थी प्राइम मिनिस्टर ओली की, जो चाइना के, जो कहा गया था कि चाइना के ये प्रो है इंडिया की तरफ से, और वहाँ पर जाहिर है कि चाइना और इंडिया का दोबारा ये खित्ते के अंदर नेपाल की हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आज असेंबली उनकी डिसॉल्व होगी, उनके अगले सरबराह कौन आते हैं। इससे ज़्यादा शायद कभी तारीख में नेपाल के इलेक्शंस और नेपाल की जो हुकूमत है वो इंपॉर्टेंट ना रही हो जितनी इस वक्त हो गई है खित्ते में। दूसरी बात ये है कि जापान के प्रीमियर के बाद दूसरे जो सरबराह मुमलिकत हैं उन्होंने मुलाकात की है 1-on-1 प्रेसिडेंट बाइडेन से, और वो हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून, और उनके साथ जो बात हुई है तो उस गुफ्तगू का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना का लफ्ज़ नाम नहीं आया। अच्छा, उसमें चाइना का नाम नहीं आया, बड़ी, हाँ मतलब चाइना का नाम नहीं आया, और उसमें बल्कि ये बात हुई कि अमेरिका की जो फौजें वहाँ पे मौजूद हैं तो उनके साथ 5.5 लाख जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन की जाएगी, जो कि साउथ कोरिया की फौज। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो साउथ कोरिया में पिछले सफीर थे उनको अपॉइंट कर दिया है शुमाली कोरिया के लिए नुमाइंदा खसूसी। सही, यानी फिर दोबारा तवज्जो चली गई है दोबारा साउथ चाइना सी और उधर रीजन में। यहां पर ये फड्डा खत्म नहीं हुआ अभी, ये जो झगड़ा है, फसाद है, ये भी तो खत्म नहीं हुआ। किसी भी वक्त जो है कोई भी फोर्स इसको, क्योंकि ये रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है जो हुआ है, ये जबानी कलामी हुआ है, और कई मुल्क ये महसूस कर रहे हैं कि हमें कॉर्नर करने की कोशिश की गई है इस बड़े, या कुछ मुल्क आ रहे हैं। तो ये जो फलस्तीन, जिसको बड़ा आसानी से कहते हैं फलस्तीन, इसराइल, ये वो, लेकिन जो पावर्स हैं आसपास खित्ते की और फिर उससे बढ़ के दुनिया, उनकी पोजीशनिंग जो है इस वक्त वो आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यानी कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड है ये। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर। और देखना ये है कि आपस में जो लड़ाई की या नए इत्तेहादों की कोशिश है, मुख्तलिफ वो किस हद तक कामयाब होती है और किस हद तक नाकाम हो जाती है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।